नमस्कार दोस्तों, सिद्धि शॉर्ट एंड अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन संपादकीय होने वाली है। यह डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाली है। डिक्टेशन को कम से कम 5 से 10 बार लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। पेन रेडी रखें। थ्री, 2, 1 स्टार्ट। मार्च में बार्सिलोना में होने जा रही मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में नए प्रोडक्ट लॉन्चों और बड़ी बड़ी बातों के बीच हर किसी के मन में एक ही सवाल होगा कि 6G की दौड़ में दुनिया का नेतृत्व कौन करने जा रहा है। पैरा, मोबाइल टेक्नोलॉजी की अगली पीढ़ी यह तय करेगी कि उस महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसका नियंत्रण होगा जिस पर आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं, सुरक्षा तंत्रों और लोकतांत्रिक सरकारों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। 6G के तकनीकी स्टैंडर्ड अभी से तय किए जाने लगे हैं। 2028 तक इसकी रूपरेखा बन सकती है और 2030 के आसपास इसे लागू कर दिया जाएगा। जो भी इस क्षेत्र में लीड करेगा वही आने वाले दशकों तक आर्थिक और सामरिक वर्चस्व की स्थिति में रहेगा। पैरा, वास्तव में 6G की दौड़ 5G की तुलना में ज़्यादा पहले शुरू हो रही है और कहीं अधिक गहराई तक जा रही है। 5G को लेकर होने वाली राजनीति इस प्रश्न पर केंद्रित थी कि क्या हुआवेई जैसे चीनी विक्रेताओं पर राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने के लिए भरोसा किया जा सकता है। पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों के दबाव ने हुआवेई को स्वयं में बदलाव लाने के लिए बाध्य किया। प्रमुख पश्चिमी बाजारों से कट जाने के बाद उसने अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन किया, घरेलू इनोवेशन को बढ़ाया और राज्य सत्ता के समर्थन से चीनी सरकार के सामरिक उद्देश्यों के अधिक अनुरूप होकर उभरी। पैरा, लेकिन 6G को लेकर संघर्ष सप्लायर्स का नहीं, तकनीकी ब्लूप्रिंट का है। 6G सेल्यूलर टेक्नोलॉजी से अपेक्षा है कि वे AI और एडवांस्ड कंप्यूटिंग को सीधे नेटवर्क संरचना में जोड़ेगी, जिससे बड़े पैमाने पर ऑटोमेशन संभव होगा। लेकिन जब अरबों डिवाइसेस आपस में जुड़ी होंगी और नेटवर्क खुद ही सेंसर और AI लेयर के रूप में काम करेगा तो डिजाइन में मौजूद किसी भी तरह की कमजोरी के व्यापक परिणाम भी हो सकते हैं। डिजिटल संप्रभुता बुनियादी ढांचे पर निर्भर है। अगले दशक में निर्मित होने वाले नेटवर्क उसी डेटा को कैरी करेंगे जिनसे अस्पताल, बिजली ग्रिड, सैन्य प्रणालियां और चुनाव प्रणालियां संचालित होती है। पैरा, वर्तमान में इस दौड़ में 3 ताकतें अग्रणी है। एक है चीन, जिसके पास भरपूर सामर्थ्य है। दुनिया के 6G संबंधी पेटेंट आवेदनों का 40% से अधिक हिस्सा उसके पास है और उसकी सरकार ने रिसर्च को बढ़ाने के लिए पूरी क्षमता झोंक रखी है। 5G को लेकर हुए टकराव से कमजोर होने के बजाय और मजबूत होकर उभरी हुआवेई इसके केंद्र में है। राज्य सत्ता की पूरी शह के चलते वह इस स्थिति में है कि समानांतर प्रणालियां भी संचालित कर सकती है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के संस्थानों में भी भारी निवेश किया है और बुनियादी ढांचा संबंधी कूटनीति के जरिए वह ग्लोबल साउथ के देशों को साधने का प्रयास कर रहा है। पैरा, अमेरिका 6G को एक अलग पोजीशन से देखता है। उसकी टेक कंपनियां कनेक्टिविटी से उत्पन्न वैल्यू का बड़ा हिस्सा अर्जित करती है। भले ही वे रेडियो नेटवर्क का निर्माण न करती हो, फिर भी अमेरिका मुख्य हार्डवेयर के लिए गैर अमेरिकी विक्रेताओं, विशेष रूप से एरिक्सन और नोकिया पर निर्भर बना हुआ है। ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के जरिए बाजार को नया आकार देने के प्रयासों का अब तक कोई खास असर नहीं पड़ा है।
हालांकि 6G के निकट आने के साथ ऐसी कोशिशों के पुनः उभरने की संभावना है। पैरा। इस बीच अमेरिका कनेक्टिविटी पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं, जिनमें सैटेलाइट और सॉफ्टवेयर आधारित प्रणालियां शामिल है, को भी प्रोत्साहित करता है। क्लाउड और AI सेवाओं में पहले ही अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित है। इसे नेटवर्क लेयर तक बढ़ाना उस पर दुनिया की मौजूदा निर्भरताओं को और गहराएगा ही। इससे उन देशों के सामने नई सामरिक चुनौतियां पैदा होंगी जो पहले ही अमेरिकी प्लेटफॉर्म और सेवाओं पर निर्भर है। पैरा। यूरोप का मामला तो और अजीब है। वह अनेक डिजिटल क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है, किंतु टेलीकॉम के क्षेत्र में अब भी ग्लोबल लीडर है। एरिक्सन और नोकिया उन गिनी चुनी कंपनियों में है जो व्यापक पैमाने पर पूर्ण रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रदान करने में सक्षम है। यह औद्योगिक आधार यूरोप को ऐसा प्रभाव देता है जो बहुत कम क्षेत्रों के पास है, किंतु यही स्थिति तनाव का कारण भी बन सकती है। चूंकि यूरोपीय टेलीकॉम कंपनियां अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं और बाजारों से गहराई से जुड़ी हुई है, इसलिए EU की रणनीति तैयार करने वालों के लिए यह मान लेना संभव नहीं है कि उनकी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और कॉरपोरेट प्रोत्साहन हमेशा एक दूसरे के अनुरूप बने रहेंगे। पैरा। हाल के दिनों में जापान से पंच नामक एक बंदर के वीडियो लगातार वायरल हुए हैं। यह 7 महीने का मकाक बंदर है जिसे एक चिड़ियाघर में रखा गया है। उसकी मां ने उसे त्याग दिया था और अन्य बंदर उसे तंग कर रहे थे। उसको दुखी देखकर चिड़ियाघर संचालक ने उसे एक सॉफ्ट टॉय दे दिया। फिर तो पंच उस सॉफ्ट टॉय को ही सीने से लगाए घूमता रहा, मानो उसकी खामोश मौजूदगी में अपने लिए सुकून खोज रहा हो। यह दृश्य संवेदनशील भी था और असहज करने वाला भी। एक सामाजिक प्राणी जिसे प्रकृति ने दूसरों के संग साथ के लिए तैयार किया था, वह अपनी भावनात्मक जरूरतों के लिए एक खिलौने का सहारा ले रहा था। पैरा। एक डॉक्टर और पेरेंटिंग व बाल विकास के क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति होने के नाते वह दृश्य मुझे 2 गहरी सच्चाइयों की याद दिलाता है। पहली, सुकून, स्पर्श और भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत हमारे जैविक ढांचे में गहराई से निहित है। दूसरी, खिलौने, चाहे वे इंसान के बच्चे हो या बंदर के, भावनाओं को संतुलित करने और बाल विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। पैरा। सॉफ्ट टॉयज विकासात्मक मनोविज्ञान में ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट कहे जाते हैं। टेडी बियर या कोई डॉल बच्चे को निर्भरता और स्वतंत्रता के बीच की दूरी पाटने में मदद करती है। जब कोई बच्चा सोते समय अपने टेडी को गले लगाता है तो वह कमजोरी नहीं दिखा रहा होता, आत्म सांत्वना का अभ्यास कर रहा होता है। वह सीख रहा होता है कि माता पिता की अनुपस्थिति में भी सुरक्षा की भावना भीतर कैसे बनाए रखी जाए। पैरा। भारतीय माता पिता बाल विकास में अक्सर 2 चरम सीमाओं पर रहते हैं। एक और तो वह बच्चों के बेहद करीब रहते हैं, कई वर्षों तक साथ सुलाना, हर गतिविधि पर नज़र रखना, समस्या आने से पहले ही समाधान दे देना। दूसरी ओर कभी कभी हम बच्चे के खिलौने से भावनात्मक लगाव को बचकाना कहकर जल्दी छुड़ाने की कोशिश करते हैं। दोनों ही सही नहीं है। पैरा। यदि उम्र के अनुरूप और संतुलित तरीके से इस्तेमाल करें तो खिलौने बाल विकास का सशक्त साधन है। 1 वर्ष तक के शिशुओं के लिए खिलौने संवेदनात्मक अनुभव का विकास करते हैं। 1 से 3 वर्ष में वे उसकी कल्पनाशीलता के साथी बन जाते हैं। बच्चा उन्हें खाना खिलाता है, सुलाता है, डांटता है तो अपने ही अनुभवों को दोहरा रहा होता है। 3 से 6 वर्ष की उम्र में गुड़िया, कठपुतली और कहानी आधारित पात्र भावनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम बन जाते हैं। जब बच्चा कहता है टेडी उदास है
तो वह अपनी ही उदासी व्यक्त कर रहा होता है। ऐसे में संवेदनशील संवाद उसकी भावनात्मक समझ को मजबूत करता है। पैरा। लेकिन पंच की कहानी का दूसरा पक्ष भी है। खिलौने सुकून दे सकते हैं, पर वे वास्तविक सामाजिक संबंधों और जीवन की चुनौतियों का स्थान नहीं ले सकते। भारतीय पेरेंटिंग में यही चूक दिखती है। प्यार और चिंता के चलते हम बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षा देने लगते हैं। हर जगह साथ जाना, हर विवाद में हस्तक्षेप करना, हर छोटी असुविधा को तुरंत दूर करना, इससे बच्चों की निर्णय लेने की क्षमता देरी से विकसित हो पाती है। जबकि कई पश्चिमी समाजों में स्वायत्तता जल्दी दी जाती है। खुद अपने काम करना, जेब खर्च संभालना, दोस्तों के मतभेद सुलझाना। पैरा। दोनों मॉडल पूर्ण नहीं है। भावनात्मक आधार के बिना अत्यधिक स्वतंत्रता उपेक्षा बन सकती है और चुनौतियों के बिना अत्यधिक संरक्षण दुर्बलता पैदा कर सकता है। बच्चे कठिनाइयों को हटाने से नहीं, छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करके परिपक्व होते हैं। पैरा। बाल विकास के शोध बताते हैं कि असली विकास कठिन परिस्थितियों में होता है। मंच पर बोलना, परीक्षा की घबराहट झेलना, इन सब में बच्चे को स्वयं कोशिश करने देना जरूरी है। अभिभावकों के लिए संदेश साफ है, कृत्रिम कठिनाइयाँ पैदा ना करें, ना ही स्नेह कम करें, बल्कि संतुलन बनाएं। यदि कोई प्रिय टेडी बच्चे को सुकून देता है तो समझें कि वह बच्चे के भावनात्मक विकास का साथी है। साथ ही बच्चों के अनुभवों का दायरा बढ़ाएं। स्कूल बैग खुद पैक करने दें। खेल में हार का हल्का सा दुख महसूस करने दें। पंच ने हमें याद दिलाया है कि सामाजिक ज़रूरतें अधूरी रह जाए तो क्या होता है। डिक्टेशन समाप्त।